अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इक्विलिब्रियम की ये 15वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीएच स्केल की रिमेनिंग टॉपिक्स को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वीक बेस को का पीएच कैसे निकालें और साथ ही साथ कुछ मिक्सचर्स बनते हैं उनका पीएच कैसे निकलता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या कि पीएच ऑफ वीक बेस। वीक बेस अगर है तो इसका मतलब ये पार्शियली आयोनाइज होगा। ठीक है, वीक बेस अगर होता है तो क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज, यानी कि इसका अल्फ़ा जो होगा वो बहुत अप्रॉक्सीमेटली 5% के करीब होता है या इससे कम रहता है। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, काफ़ी 1 से बहुत कम रहती है। ठीक है, तो ऐसे केस में जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक एमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये आयोनाइज हो रहा है NH4+ और OH- में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास OH- आ रहा है। अब इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो इनिशियली हमारे पास NH4OH की कंसंट्रेशन हम C मान लेते हैं, तो इसकी क्या होगी 0 क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन हम C अल्फ़ा कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास इसमें से माइनस हो जाएगा C अल्फ़ा। तो इस तरह से वीक बेस डिसोसिएट होते हैं। यहाँ से हम लोग जब कैलकुलेशन करते थे तो हमको KB की वैल्यू क्या आती थी, C∝² या फिर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू KB/C और यहाँ पर रूट लगता था। तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा को निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमको वीक बेस का पीएच निकालना है और बेस कैसे डिफाइन होता है, OH से। ठीक है, तो यहाँ पर जो OH की कंसंट्रेशन हो गई वो क्या हो गई, C अल्फ़ा हो गई। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- विल बी C अल्फ़ा। अब फिर हमारे पास एक फार्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है कि पीएच और पीओएच को जब हम ऐड करते हैं तो 14 आता है, यानी इस रिलेशन से हम लोग 14 - POH करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है वीक बेस के पीएच को निकालने का। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी अगली पॉइंट पर, जो है कि मिक्सचर्स का पीएच कैसे निकलता है। तो पीएच ऑफ मिक्सचर्स, तो मिक्सचर का पीएच निकालने के लिए अब इसमें कई तरह के मिक्सचर्स हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हों या स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अलग अलग कैटेगरी आती है। तो सबसे पहले जो हम लोग उस मिक्सचर का पढ़ते हैं जिसमें क्या हो, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हों। ठीक है ना, दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हों। तो कंसिडर करते हैं कि एग्जांपल कि हमारे पास 10⁻² मोलरिटी की HCl है 1 लीटर। ठीक है, इसका सोल्यूशन मिक्स हो रहा है 10⁻² मोलरिटी में HNO3 में। ठीक है, जहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, 2 लीटर है। इन दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, 100% आयोनाइज होती हैं। तो मोलरिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, लीटर में होगा। ठीक है, तो अब हम अगर HCl का केस देखें तो HCl के केस में मोलरिटी हमारे पास 10⁻² है। नंबर ऑफ मोल्स को ही कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हमारा क्या है, 1 लीटर है। इसी तरह अगर हम बात करें HNO3 की, तो HNO3 में जो हमारे पास मोलरिटी है 10⁻² है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और यहाँ वॉल्यूम क्या है, 2 लीटर है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो N आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10⁻² मोल्स। और इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻² मोल्स। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो इसमें H+ की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 10⁻² मोल्स होगी। और अगर हम बात करें इस नाइट्रिक एसिड के केस में, तो यहाँ पर जो H+ की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, 2 × 10⁻² मोल्स होगी। ठीक है, तो दोनों केस में हमको क्या मिल गई, दोनों कंसंट्रेशन मिल गई। अब क्योंकि ये सोल्यूशन है, मिक्सचर है, ठीक है, तो मिक्सचर में दोनों कंसंट्रेशन को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन अगर बात करेंगे, इस मिक्सचर की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो टोटल H+ की जो कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इस वाले H+ के और इस वाले के, यानी कि 10⁻² + 2 × 10⁻²। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है, 3 × 10⁻² टोटल कंसंट्रेशन होगी H+ की। अब यहाँ से हम इसको pH को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब क्योंकि टोटल वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, तो जब हम इसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो 1 लीटर जो है
HCl है और 2 लीटर जो है नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लीटर वॉल्यूम टोटल सोल्यूशन का। ठीक है, तो नेट कंसंट्रेशन अब निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो नेट कंसंट्रेशन क्या होगी कि नेट कंसंट्रेशन मोलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आया 3 × 10⁻⁻2 और वॉल्यूम कितना आया 3 आया। ठीक है, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि जो नेट में मतलब जो दोनों सोल्यूशन को मिलाने के बाद जो हमारे पास OH की H+ की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। ठीक है, अब हम यहाँ से pH की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फार्मूले में सीधे सिंपली वैल्यू पुट करेंगे H+ की कंसंट्रेशन, तो हमारे पास आ जाएगा क्या नेगेटिव लॉग ऑफ H 10⁻⁻2 -2 नीचे आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास सिंपली आंसर कितना आ जाएगा 2। यानी कि हमारे पास जो pH आ गया वो क्या आ गया 2 आ गया। यानी कि अगर हम 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अगर हम मिक्सचर लेते हैं तो हमको क्या क्या बातें कंसीडर करनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो उनका कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, उसके बाद फिर कंसंट्रेशन के बाद हम वहाँ से क्या करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा गिवन रहेगा। ठीक है, तो उससे नंबर ऑफ़ मोल्स निकलेगा। नंबर ऑफ़ मोल्स से नेट नंबर ऑफ़ मोल्स निकलेगा किसका H+ का। देन उसके बाद हम क्या करेंगे नेट वॉल्यूम निकालेंगे, देन उसके बाद नेट कंसंट्रेशन, देन उसके बाद pH। तो थोड़ा लंबा स्टेप होगा यहाँ पे, तो 2-3 बातों का ख्याल रखना होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ पुट करना है। अब हम दूसरा केस लेते हैं जहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या pH किसका 2 स्ट्रॉन्ग बेस का। जब इस 2 स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होगा तब। ठीक है, SB का मतलब हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर। जब दो स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर बनेगा तो इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास 10⁻³ NaOH का सोल्यूशन है, सपोज कर लेते हैं 2 लीटर में है। ठीक है, और इसको हम ऐड कर रहे हैं 10⁻² मोलरिटी के एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है, जैसे हमने एसिड के केस में किया है वैसे ही हम बेस के केसेस में भी करेंगे। सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, सबसे पहले काम हमको कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करके हमको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने होंगे। तो कंसंट्रेशन का इस्तेमाल N/V, हम यहाँ पे इस तरह से 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, N/V लीटर में, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन 10⁻³ है, N निकालना है, वॉल्यूम 2 लीटर है। यहाँ पर कंसंट्रेशन 10⁻² है, N निकालना है, वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ़ मोल्स क्या मिल जाएगा 2 × 10⁻³ ठीक है, और इस केस में हमको एसिड का नंबर ऑफ़ मोल्स क्या मिल जाएगा N = 10 × मोल्स। ठीक है, दोनों का नंबर ऑफ़ मोल्स निकल गया। अब दोनों का नंबर ऑफ़ मोल्स जब निकल जाएगा तब इसके बाद हमको टोटल OH- की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल OH- कितने होंगे, तो टोटल OH- की कंसंट्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि अब ये ही इतना डिसोसिएट हो रहा है, ये 2 है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन लिख देते हैं 2। तो टोटल OH- की कंसंट्रेशन हमको कैसे पता चलेगी, हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 × 10⁻³ प्लस 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ OH, कितना OH- होगा। ये वाला जो आ रहा होगा OH- किसकी वजह से आ रहा होगा NaOH की वजह से, और ये वाला हमारा किसकी वजह से आ रहा है KOH की वजह से। तो यहाँ से हमको नेट मिल जाएगा। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा। टोटल वॉल्यूम हमने 2 लीटर लिया है NaOH, 2 लीटर्स NaOH लिया हुआ है, और 1 लीटर क्या लिया हुआ है KOH। तो यहाँ पर हमारे पास नेट वॉल्यूम क्या आ जाएगा 3 लीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेट वॉल्यूम भी आ गया, तो हमारे पास नेट कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, तो नेट कंसंट्रेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के लिए हमको लिखना पड़ेगा N/V इन लीटर्स। ये हमारे पास फार्मूला होता है मोलरिटी का। तो कंसंट्रेशन निकालना ही है इसकी, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है कि 2 × 10⁻³ प्लस 10⁻² अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 10⁻³ और इनको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10⁻³ कॉमन आ जाएगा, 2 यहीं पर रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 ये पावर 1 होती है, अंदर मल्टीप्लाई पावर 1। ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन 3। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा 12 × 10⁻³ और 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 12 काट दीजिए, तो 4 × 10⁻³ यानी कि हमको कंसंट्रेशन क्या मिल गई 4 × 10⁻³ अब यहाँ से हमको POH कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे हमारा फार्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ
OH माइनस आयन्स। तो OH माइनस आयन की हमको नेट कंसंट्रेशन मिल चुकी है। तो नेट कंसंट्रेशन ये है 4 × 10⁻³ है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे अंदर log 4 प्लस log 10⁻³ ठीक है। तो log 4 की जो वैल्यू होती है वो इसको हम लोग 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2 log 2 प्लस log 10⁻³ तो 2 की वैल्यू यहीं रह जाएगी। log 2 की वैल्यू समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होती है, सॉरी 0 पॉइंट समथिंग होती है, 0.12 आई थिंक ऐसी कुछ होती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस में गिवन रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमको वैल्यू मिल जाएगी POH की। इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमको 2.4 आंसर मिलता है POH में। ठीक है, तो 2.4 हमारे पास POH आ गया। अब हमने क्या पढ़ा रखा है कि pH प्लस POH जो होता है वो बराबर होता है 14 के। तो दैट मीन्स कि 14 में से अगर हम POH को माइनस कर देंगे तो हमको pH मिल जाएगा। तो 14 माइनस 2.4 तो दैट विल बिकम 11.6। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा जिसमें हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन के 2 लीटर में NaOH होगा और इतनी कंसंट्रेशन में हमारा KOH होगा, तो उसका जो pH होगा वो कितना हो जाएगा 11.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्ट्रॉन्ग बेस का। अब हमारे पास जो तीसरा मिक्सचर आता है, जो तीसरे मिक्सचर की पॉसिबिलिटी होती है वो होती है pH। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अब किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड। SB माने है क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर भी थोड़ा सा हमको एक एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि 10⁻⁻² मोलैरिटी का HCl है 2 लीटर में। ठीक है, और इसको हम लोग मिला रहे हैं 10⁻³ मोलैरिटी NaOH से, इसका 1 लीटर का सोल्यूशन है। ठीक है, तो सारी प्रोसेस रिपीट होंगी। हम बीच में से एक लाइन खींचते हैं, इसके लिए इधर कैलकुलेशंस करेंगे, इसके लिए इधर कर लेंगे, इसके लिए इधर। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी हमारी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N/V इन लीटर्स, ये सबको पता है। इसी पर सीधे सीधे करना है। यहाँ पर 10⁻² N वॉल्यूम 2 है, यहाँ पर 10⁻³ N वॉल्यूम क्या है 1। तो नंबर ऑफ मोल्स इधर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इधर हो जाएगा N इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻², और यहाँ पर क्या हो जाएगा N इज इक्वल्स टू 10⁻³ ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमको OH माइनस का मिल रहा है और यहाँ पर हमको H प्लस का मिल रहा है। ठीक है, तो अब H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन हमको मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेस है और एसिड है तो ये न्यूट्रलाइज होते हैं। इसका मतलब OH माइनस और H प्लस दोनों एक दूसरे से मिलके क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज होने के बाद जो रिमेनिंग बचेंगे वही pH के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग करने के लिए, रिमेनिंग H प्लस के लिए, ठीक है, रिमेनिंग H प्लस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 × 10⁻² माइनस 10⁻³ बाकी सारे क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या आएगा, अच्छा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज़ ज़्यादा होगी उसको पहले रखना पड़ेगा। हो सकता हो किसी केस में OH माइनस ज़्यादा बन रहा हो और H प्लस कम हो, तो OH माइनस से माइनस करेंगे तब उतना न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, तो रिमेनिंग ऐसे ही निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 10⁻³ अगर कॉमन कर लें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम कॉमन लेंगे 10⁻³ को तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 × 10⁻⁻1 ठीक है, ये बचेगा, सॉरी ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पे अंदर आके मल्टीप्लाई होगा। तो 10⁻³ और ये हो जाएगा क्या 19, क्योंकि 2 × 10 20 हो जाएगा और 1 - 1 19। तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा 19 × 10⁻³ ये हमारी रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो गई किसकी, ये हमारी रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो गई H प्लस की। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में हमारे पास 2 लीटर प्लस 1 लीटर सिंपली 3 लीटर हो गया। तो कंसंट्रेशन क्या बनेगी, नेट कंसंट्रेशन जो होगी वो हमारे पास N/V होती है। तो N हमने कैलकुलेट किया 19 × 10⁻³ और वॉल्यूम क्या बना 3। तो ये हो गई हमारी कंसंट्रेशन। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग pH के फार्मूला में पुट कर देंगे। तो नेगेटिव लॉग 19 × 10⁻³ ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ से हमको इस तरह से pH मिलेगा। तो इसमें क्या समझा कि अगर
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हमको रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालनी पड़ेगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ H+। क्यों? क्योंकि जो H+ होता है और OH- होता है ये आपस में न्यूट्रलाइज होकर वाटर बना लेता है ना, तो वाटर बन के हटता जाएगा, तो हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कितना H+ बच रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, और साथ ही साथ उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट अभी भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।